हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे, जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं और जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सामाजिक अध्ययन है। ये वीडियो आज उनके लिए है। हालांकि इस पर हर तरह के अपडेट आते रहते हैं, चाहे एस्टेट को लेकर हो। कल मैंने एस्टेट को लेकर एक वीडियो डाला था, एस्टेट को लेकर भी आगे एक वीडियो और भी डालूंगी। और क्या निकला है, कैसे निकला है, क्या आप लोगों के कमेंट थे, क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया थी, सब पर मैं चर्चा करूंगी आगे। फिलहाल आज ये महत्वपूर्ण वीडियो देख लेते हैं। ये क्लास मैं लाइव लाने वाली थी, लेकिन अभी घर में कोई है नहीं, मेरी बेबी को कौन देखेगा, इसीलिए मैंने लाइव अभी कैंसिल कर दिया है। तो ये 2022 के जनवरी में जो इतिहास में प्रश्न पूछे गए थे, सीधे टॉपिक पर आते हुए उसको समझेंगे कि किस तरह से प्रश्न अभी अपडेट में पूछा गया है। और आप ये मान कर चलिए कि एसएसटी में जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएसटी में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें लगभग 15 से 18 मान के चलिए आपका 15 ही मान लीजिए आपका हिस्ट्री से होता है, जो कि 60 नंबर आपका होता है एसएसटी का, उसकी मैं बात कर रही हूँ। और 10 से 12 आप 12 ले लीजिए ज्योग्राफी का होता है, और यहाँ पर आपका 27 हो गया। और 8 से 10 आप लेकर चलिए आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी कि पॉलिटिकल से होता है। इतना क्वेश्चन आने के बाद यानी कि हिस्ट्री तो यहाँ पर भी मैंने 3 माइनस किया है, 12 ज्योग्राफी, आप इसको 15 भी कर सकते हैं, लेकिन 12 आप मान के एवरेज में बता रही हूँ आपको। तो ये 15, 12, 27, 10, 37 यानी कि 35 से 37 क्वेश्चन ही आपके एसएसटी के होते हैं। बाकी सारे जो एसएसटी के अंतर्गत 60 क्वेश्चन होते हैं, उसमें पेडागॉजी होता है, जो कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक बार अगर आप सीडीपी समझ लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको सीडी का जवाब देना ही देना है। जो मैथ से कर रहे हैं पेपर 2, उनको भी उसमें सीडीपी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर 12 क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। और 14 क्वेश्चन था, 2022 के जनवरी में पूछा गया था। 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक क्वेश्चन मीरा बहन पर था जो कि गांधीवादी विचार के थे, वो मैंने नहीं लिखा है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपका जाति उन्मूलन को लेकर के था, तो उसको भी मैंने नहीं लिखा है। बाकी जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको समझिएगा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, एक दूसरे तरीके से आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को ये सही लगे तो सही है, अगर आप लोग चाहते हैं नहीं आप ऑप्शन शो करिए जिसमें कि हम लोग आंसर करें, उसके बाद आप बताइए, तो मैं उस तरह से भी आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में आप 4-5 क्वेश्चन इस पर आधारित आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, आपको जिस तरह से चाहिए आपको उस तरह से मिल जाएगा। तो ये देखेंगे, पहला प्रश्न है आपका, यहाँ से देखिएगा। पहला प्रश्न है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था या किन किन के बीच हुआ था। क्वेश्चन में नाना प्रकार के बदलाव होंगे। आपको ये समझना है कि ये जो त्रिपक्षीय है यानी 3 पक्ष है, और इससे जुड़ा हुआ हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नहीं थे, इस तरह से आते हैं, या फिर कौन थे इस तरह से। तो इसमें ध्यान रखना है कि गुर्जर प्रतिहार, देखिए त्रिपक्षीय पूछ रहा है यानी कि 3, लेकिन यहाँ पर आपको माइंड में रखना होगा 4। गुर्जर प्रतिहार एक ही है, लेकिन आपको याद कराने के लिए मैंने ये ऑप्शन चूज किया है, ये तरीका चुना है। गुर्जर प्रतिहार 1 हो गया, राष्ट्रकूट 2 हो गया, और पाल वंश 3 हो गया। आपके ऑप्शन में इस तरह से बदलते हुए कहीं चोल वंश आएंगे, चोल वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, चोल वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है गुर्जर प्रतिहार जिसमें दोनों मिला हो वो होगा, और राष्ट्रकूट, पाल वंश, ये कन्नौज के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें ये तीनों शामिल थे। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो मैंने नहीं लिखा। आप समझ सकते हैं, लिखने में बहुत परेशानी होती है, बहुत मेहनत होता है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। वक्तव्य है, ये कथन और उसका जो कहते हैं कथन एक दिया हुआ रहता है, और उसका जो तथ्य रहता है, फिर उसके बारे में जो कहा जाता है कि क्या इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो वो वाला नहीं है। इसमें दोनों वक्तव्य है। वक्तव्य ए कहता है कि महाजनपद के शासक केवल किसानों से कर वसूलते थे, और वक्तव्य बी कहता है औजार बनाने और कृषि में उन्नति में अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। अब देखिए, ये तो है नहीं कि इसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि व्याख्या तो वास्तविक में नहीं कर रहा है। लाइट कट हो गई है, देखिए लाइट कट हो गई है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। नेचुरल लाइट से अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो लाइट आने का वेट कर लीजिए। और मैं बोल कर चुकी बता रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, पहला जो है ये कथन और वक्तव्य तो है नहीं कि हाँ इसकी सही व्याख्या नहीं करता, वास्तविक में ये व्याख्या नहीं करता है। लेकिन इस तरह के प्रश्न ही नहीं है कि कौन व्याख्या करता है कौन नहीं करता है।
देखना मुझे है कि दोनों वक्तव्य जो है, दोनों जो कथन कहा गया है अपनी जगह पर सही है या नहीं है। तो पहला है महाजनपद के शासक केवल किसानों से कर वसूलते थे, तो ये गलत है। महाजनपद के जो शासक थे वो सिर्फ किसानों से ही नहीं बल्कि व्यापारियों से भी कर वसूलते थे। और कब वसूलते थे, कैसे वसूलते थे? तो बिल्कुल नियमित रूप से, ये भूलते ही नहीं थे कि हाँ मुझे कर वसूलने के लिए 2 दिन का लेट हो। बिल्कुल नियमित रूप से वो कर वसूलते थे महाजनपद के शासक और किसान और व्यापारी दोनों से। तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसमें व्यापारी नहीं दिया था। दूसरा है औजार बनाने से कृषि में उन्नति में अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। ये बात सही है, औजार बना तो कृषि में उन्नति होगी ही। जिस तरह हल का निर्माण हुआ और भी कई चीज़ों का, तो पैदावार में उन्नति होगी। तो ए गलत है, बी सही है। तो इसका यहाँ पर ए गलत बी सही। दूसरा ऑप्शन है ए बी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ए की बी। तीसरा है कि ए बी दोनों से, ए गलत है बी सही है। चौथा है ए बी दोनों सही है लेकिन व्याख्या करता है। तो देखिए व्याख्या तो करता ही नहीं है, और यहाँ पर है दूसरे नंबर पे व्याख्या नहीं करता है। चलिए इसको अगर आप पकड़ते हैं तो यहाँ कहता है ए बी दोनों सही है जबकि एक गलत है। तो आपका सीधा हो जाएगा पहला ए सही है, बी सही है, ए गलत है। तो कौन सा होगा? ये 3 नंबर होगा, बी सही है, ए गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। समझ रहे होंगे आप, लाइट आ जाएगी तो अच्छी बात है। अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ। अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उन्हें विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर लिखा है। आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे कि युद्ध से वो हार गए थे, वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, उन्होंने इसीलिए शांति विचार का उदय किया या उनके मन में उदय हुआ क्योंकि वो अपनी अगली पीढ़ी को युद्ध में जाने देना नहीं चाहते थे। इस तरह से आपके कई ऑप्शंस आएंगे, लेकिन इसका सही आंसर है कि उनको विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि जग गई थी। और इसके साथ लाइट भी आ गई है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उन्हें विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी, इसीलिए अकबर ने युद्ध नहीं करने का भी निर्णय लिया था। और इसी से यानी कि सभी धर्मों से प्रेरित होकर उन्होंने 1532 ईस्वी में उन्होंने 2 धर्म की स्थापना की थी, और ये है आपका तौहीद ए इलाही और दीन ए इलाही। इसी संस्कृति के प्रभाव में आकर के इन्होंने ये 2 धर्मों की स्थापना की थी। और बिरबल जो थे वो पहले और आखिरी ऐसे हिंदू थे जिन्होंने ये दीन ए इलाही धर्मों को अपनाया था, और अकबर ने इन 2 धर्मों की स्थापना की थी। ये जो है आपको ऑप्शन में इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन में मैं 4 ऑप्शन दे दूंगी, आपको देखना है कौन सही है कौन गलत है, इस तरह करने से। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हैं तो इसमें से आप देख रहे हैं क्वेश्चन से कितने ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। अगर पूछा जाए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, निम्नलिखित में 4 नाम दे दिए जाएंगे। यह अकबर के द्वारा तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस ईस्वी में की गई थी, या फिर 1532 ईस्वी में अकबर ने निम्नलिखित में से किन धर्मों की स्थापना की थी। तो इस तरह से इससे कई क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ये आपका हो गया। चौथे नंबर पर चलेंगे, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार तो भूमि कर था। जो भूमि से टैक्स आता था, जो भूमि से कर आता था, वो तो था ही था। लेकिन अगर इससे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य के आय का मुख्य साधन क्या था, तो मुगल साम्राज्य के आय का मुख्य साधन भी भूमि कर ही था और स्थिरता का आधार भी भूमि कर ही था। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। प्रचार चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। ये तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो ये तो सब कोई जानता है कि अवधी भाषा में लिखी गई है तुलसीदास की रामचरितमानस। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन है, तो आपको ये याद रखना है, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। ये तीनों तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामचरितमानस तो इतने प्रसिद्ध हैं कि सभी लोग जानते हैं। तो अब देखिए इससे कितने तरह के क्वेश्चंस निकल के आ गए। आपको गीतावली से भी सवाल किया जा सकता है, आपको कवितावली से भी सवाल किया जा सकता है, विनय पत्रिका, या फिर आपको 3-4 ऐसे तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। अब आपको इसमें गीतावली, कवितावली और कुछ और अलग से दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह के प्रश्नों को भी
सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रसिद्ध रचनाओं में आप गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका याद रखिएगा। तुलसीदास का जो रामचरित है ये अवधी भाषा में है। अगला है, वे बौद्धों और जैन के कटु आलोचक थे। वे बौद्धों और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। वो कौन थे? तो जो बौद्धों और जैन के कटु आलोचक, देखिए बौद्ध और जैन से बहुत प्रश्न आते हैं, सकारात्मक सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन जहाँ कटु आलोचना, जो आलोचना करने वाले होते हैं, जो आपके आलोचक होते हैं, वो भी आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करते हैं। तो बौद्ध और जैन के कटु आलोचक कौन थे? तो नैनार और अलवार थे। नैनार और अलवार कौन थे? तो वो संतों के समूह थे। नैनार में 63 संत थे, यानी 63 संतों के समूह को नैनार कहा गया था और 12 संतों के समूह को अलवार कहा गया था। इससे कई प्रश्न, आप जितना प्रश्न क्रिएट कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कितने संत नैनार समूह में थे, या नैनार में कितने संत थे, तो 63 नैनार हो गया और 12 संतों का समूह अलवार था। और ये लोग जो थे ये मध्य काल के समय इनकी उत्पत्ति, इनका उद्भव हुआ था और ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु में उनके उद्भव को बताया गया है। किनको? तो नैनार और अलवार, जो कि वो अपने मतलब सभी लोगों को कहते थे कि मुक्ति का मार्ग, सच्चे प्रेम को और मुक्ति के मार्ग को सिर्फ वो फोकस करते थे किस पर? शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम अगर आप रखते हैं तो आपके लिए वो मुक्ति का मार्ग है। तो विष्णु और शिव के प्रति सच्चे प्रेम को दर्शाने वाले नैनार और अलवार थे। उस समय बौद्ध और जैन प्रचलन में थे, लेकिन उनके इन दोनों के ये कटु आलोचक थे, नैनार और अलवार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। गौंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है? देखिएगा, ये जो प्रश्न है इसके आंसर में आपको कई सारे ऑप्शन याद करने होंगे, क्योंकि अभी जो आप प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं कि मान लीजिए आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश दे दे, 4 ऑप्शन को आगे पीछे इसमें 1-2 इस तरह से जोड़कर देते रहे, घटाते रहे, लेकिन हूबहू अगर यही प्रश्न उठा कर दे दे कि गौंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है, तो आपको आंसर में सभी राज्य माइंड में रख लेना है। जिस तरह कि मैंने आपके लिए लिख दिया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसको आपको याद कैसे करना है? तो आप इसको कई तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ माइंड में रखिएगा मैं प्रदेश याद करूँ तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 3 इस तरह से याद हो गया। अगर आप सिर्फ सोचिएगा कि क्षेत्र वाइज देखें, जैसे कि भारत का यहाँ पे मैप है तो मध्य प्रदेश बीच में है, मध्य प्रदेश से फिर इधर आप जाते हैं तो इधर आपका गुजरात मिलता है, फिर आप इधर आ जाते हैं तो बिहार के नीचे झारखंड मिलता है। तो इस तरह से आप मैप करके गुजरात के आसपास आप महाराष्ट्र देखेंगे कि मैप पर किधर कौन सा राज्य है, तो राज्य के हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर प्रदेश के हिसाब से भी। तो 3 तो ऐसे ही आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हो गया। फिर आपका बचता है छत्तीसगढ़। फिर आप इधर आते हैं पूरब की तरफ, तो इधर से ही आप पश्चिम बंगाल आ जाते हैं, झारखंड आ जाते हैं, इधर आते हैं तो आप गुजरात आ जाते हैं। तो मैप पर मैंने ज्योग्राफी में पूरा डिटेल सारे राज्यों को समझाया है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आप एक बार 6 to 8 ज्योग्राफी सर्च करिएगा तो आपको मैंने बताया पूरे डिटेल में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो ये सारा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 ये 11 राज्य अगर आप याद कर लेते हैं, जो कि आज के समय में ये बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है कि गौंड जनजातियां आज के समय में किन किन राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है, यानी अधिक से अधिक संख्या में। तो ये आप 11 राज्य अगर याद रखते हैं तो इससे किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर 7 प्रश्न क्लियर हो गया है। ये 8 नंबर जो आपका प्रश्न है, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था? तो ये जो सतनामी आंदोलन है, आंदोलन तो कई आंदोलन, ये चूँकि ये इतिहास है तो इतिहास में आपको कई आंदोलन को नेतृत्व करने वाले, आंदोलन का जो ईस्वी है और आंदोलन का परिणाम, किन के लिए आंदोलन हुआ था, ये सब तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री से एक लाइन मैंने बताया हुआ है इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो सतनामी आंदोलन जो है, सतनामी आंदोलन का गठन जो है ये हुआ था मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए ये आंदोलन हुआ था। उनको उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनको समाज में अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि चमड़े के काम जो करते हैं उनको समाज में न उनको कोई स्पर्श जाति समझे कि छूने से भेदभाव हो जाता है, छूने से लोगों को लगता है कि मैंने इनको छू लिया। इस तरह के भेदभाव को मिटाने के लिए और समाज में इनकी स्थिति को सुधारने के लिए मध्य भारत में चमड़े के काम करने वाले समूहों के लिए
सतनामी आंदोलन किया गया था? इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न है, फिर से यहाँ देखेंगे कि इसमें आपको ये देखना है कि ABC दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है। बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापार को अपना शत्रु समझते थे। यानी ये प्रश्न जो है 9 नंबर आदिवासी से जुड़ा हुआ है कि आदिवासी को लेकर के कौन सा ABC कौन सा ये सही है। तो बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापार को अपना शत्रु समझती थी। अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर आदिवासी खुश थे। और तीसरा है दिकू लोग, दिकू वाला मैंने डिटेल में बताया है, इसको भी देखिएगा। दिकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की थी। तो बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। जो आदिवासी समूह थे वो बाहरी लोगों के प्रवेश को अपना शत्रु समझते थे। उनको लगता था बाहरी लोग आए तो मेरे से भेदभाव करेंगे या फिर हमको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेज देंगे। तो वो बाहरी लोगों के प्रवेश को शत्रु समझती थी, बाहरी लोगों को अपना शत्रु समझते थे ये आदिवासी लोग। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसको याद रख कर लीजिएगा। और फिर 10 नंबर है, कौन सा आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से मेल खाते हैं? कुछ आंदोलन और आंदोलन के नाम हैं, तो ये देखना है कि जाति उन्मूलन आंदोलन जो भी है हो सकता है कि सही हो। जैसे देखिए अभी आपने ये सतनामी आंदोलन पढ़ा जो कि मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में हुआ था चमड़े के काम करने वाले समूह के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका पंजाब दिया हुआ है। दूसरा है आपका मटुआ पंथ जो कि तमिलनाडु में है। तीसरा है आपका सत्यशोधक समाज जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, और आर्य समाज केरल में। तो आगे उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। सतनामी अगर मध्य भारत देता तो ये सही होता, लेकिन सही क्या है आपका सत्यशोधक समाज का जो है महाराष्ट्र में यह आंदोलन, और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन ये 3 नंबर होगा। आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट होगा, जरूर इस क्वेश्चन को मिलाइएगा। और बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आप एक क्वेश्चन से के साथ साथ कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 11 नंबर देखिएगा, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? औपनिवेशिक यानी बाहर से जो लोग भारत में आके रहने लगे थे, तो भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के लिए विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो ये देखिएगा, यह है अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। दूसरा क्या है कि इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर रोका जा सके, और यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बताएगा। तो मैंने ये डिटेल में बताया है कि किस तरह अंग्रेज भारतीयों को प्रताड़ित करते थे, किस तरह एग्ज़ाम के नाम पर उनसे कर या पैसा जो भी लेते थे, लेकिन उनको नौकरी नहीं देते थे। लेकिन ये जो है कि अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो ये सही है। और दूसरा है कि इसके द्वारा आशा की गई थी कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सके, ये भी सही है। लेकिन ये जो तीसरा नंबर है कि इसके द्वारा ये भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए और बी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि रॉलेट सत्याग्रह के विषय में सही विकल्प बताइए। ए नंबर है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की, और इस एक्ट के द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ती थी, आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। और तीसरा है कि 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया था। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि इसको भी मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि रॉलेट सत्याग्रह जो था इसके विषय में सही विकल्प इसमें ए, बी और सी है। और इसमें आपका ऑप्शन जो है जैसे कि पहले नंबर पर ए और बी, इस तरह करके ऑप्शन है आपका ए और बी। दूसरे नंबर पर आपका होगा बी और सी, ये सब कुछ नहीं है इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। तीसरे नंबर पर आपका होगा ए, बी और सी, यानी कि तीनों सही है। इस तरह से करके आपको ये आंसर बताना है कि रॉलेट सत्याग्रह के विषय में कौन सा विकल्प सही है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की थी, और इस एक्ट के द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ती थी, आम आदमी के मौलिक अधिकार को ये सशक्त करता था, और 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया था। जो इस आंसर का जवाब देंगे, पहले फर्स्ट जो हमारे इससे जुड़े हुए जो हमारे फ्रेंड हैं जो जवाब देंगे, पहले 10 अभ्यर्थियों का मैं नाम अगले वीडियो में लूँगी जब मैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। ये भी कमेंट जरूर करिएगा कि क्या मैं आपको 4 ऑप्शन के साथ बुक में ही प्रैक्टिस सेट करवाते जाऊँ, क्योंकि अभी तक तो एडमिट कार्ड वगैरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कब आता है, कब आपका एग्ज़ाम होता है।
लेकिन कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपको बताया जाए। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने अगले क्लास में, बने रहिएगा इस चैनल पे स्टेट सीटेट के अपडेट को लेकर के।